अपने नेक्स्ट स्लाइड के बेस पर, जहां पे हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के इम्पल्स और फोर्स के बारे में। अब हम लोग जा रहे हैं अपने न्यूटन के फाइनल लॉ, थर्ड लॉ के ऊपर, जहां पे हमारा न्यूटन के तीनों लॉज कंप्लीट होते होंगे। तो आते अपने न्यूटन के थर्ड लॉ पर। तो न्यूटन का थर्ड लॉ हमें क्या बतलाता है? तो न्यूटन का थर्ड लॉ न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ जैसा ही बेसिस पे अपने आप को कैरी करते हुए आया है। जैसे कि समझ सकते हैं, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था हमारा, वो क्या बताता था? डिफाइन करता था फोर्स के बारे में कि फोर्स होता क्या है। न्यूटन का सेकंड लॉ हमारा क्या करता था? ये बताता था कि फोर्स को हम लोग किस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और उनका वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, इसके बारे में हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ देता था। वहीं पर न्यूटन ने अपने जो थर्ड लॉ है उसमें इस चीज के बारे में बताया कि जो फोर्स तो तुम लगाते हो, बट वो फोर्स के बेस पर क्या तुम्हें एक एक्सटर्नल या फिर तुमको रिएक्शन में कोई फोर्स फील होता है कि नहीं, क्या तुम जो देते हो क्या तुमको बैकवर्ड में भी कोई मिलता है कि नहीं। तो सिंपली उन्होंने फोर्स के एक एक्शन और रिएक्शन कंडीशन को लेकर डिफाइन किया था। पहला था डिफाइन किया था फोर्स को, दूसरा में फोर्स को कैलकुलेट करना था, तीसरा में फोर्स जनरली नेचर में किस किस तरह से हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं अगर हम उनके ऊपर इम्पैक्ट डालें, इसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। यही है न्यूटन का हमारा तीसरा नियम। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उनका मतलब क्या था कि अगर कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का बल लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो सेम इफेक्ट हमें उस ऑब्जेक्ट के द्वारा भी मिलेगा जिस पर हम लोगों ने क्या करे लगा रहे, वो भी सेम फोर्स मिलेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा डायरेक्शन उसके तरफ रहेगा तो उसका डायरेक्शन हमारे तरफ रहेगा। यही न्यूटन के थर्ड लॉ ने हमें बतलाने का कोशिश किया था। सिंपली जितने भी हमारे यूनिवर्सल बॉडीज होते हैं, जो भी हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, काम करते हैं, उन सब में हमें ये चीज देखने को मिलता है कि हम लोग जो भी काम करते हैं उसका इक्वल एंड अपोजिट इम्पैक्ट हमारे ऊपर देखने को मिलता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी काम कंप्लीशन में हो ही नहीं पाएगा, कोई काम हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, कहीं पे हो ही नहीं पाएगा, हर जगहों पे काम हमारा अधूरा रह जाएगा। तो न्यूटन का थर्ड लॉ इस चीज को फुल्ली जस्टिफाई करता है कि काम अगर कहीं पे भी तुम पूरा कर रहे हो, फोर्स अगर कहीं पे भी लगा रहे हो, किसी भी तरह से यूज कर रहे हो, तो वहां पर एक पूरा फुल प्रोसेस वर्क हो रहा है। सिर्फ हमारे द्वारा नहीं, हम लोग जिसपे दे रहे हैं उनके द्वारा भी ये काम हो रहा है। तो यहाँ पर एक्शन जो हम लोग दे रहे हैं, सेम चीज रिएक्शन उनके द्वारा हमें मिल रहा है। अगर ये चीज एक पूरे तरह से कंबाइंड नहीं रहेंगी तो ये फुल कंप्लीशन की तरफ प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। ये चीज हमें न्यूटन ने बहुत क्लियर वे में बतलाने का काम किया। अब इसको हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल और थोड़ा प्रैक्टिकल बेस पर इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो जैसे कि थ्योरेटिकल बेस पे न्यूटन ने तो बता दिया कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, लेकिन ये काम किस तरह से करता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, इसको अच्छे तरीके से देखते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर कोई एक बॉडी है, ठीक है, कोई भी एक बॉडी है और एक पास में दूसरा बॉडी है, तो हर एक बॉडी दूसरे बॉडी पे क्या करता है? इम्पैक्ट डालता है। सिंपल बात है। चलिए यहाँ पे हम लोग बॉडी के जगह एक ह्यूमन को कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे एक ह्यूमन को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, ह्यूमन को कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे एक ह्यूमन अपने द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स F ये दे रहा है, ठीक है, एक ह्यूमन अपने द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स एक दे रहा है जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं F। तो वो इंसान इस पर आएगा, इस ऑब्जेक्ट B पर, इस ऑब्जेक्ट B पर, तो ऑब्जेक्ट B पर आएगा तो वो अपना क्या देगा? फोर्स देगा। अब जब वो अपना एक फोर्स देगा तो वो फोर्स इसके ऊपर इम्पैक्ट आके डालना चाहेगा, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स दे रहा है। तो जब फोर्स इसके ऊपर लगाएगा तो सिंपल बात है ये इसको क्या करेगा? फोर्स को फील करेगा। और जब जिस बॉडी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है और वो उस फोर्स को अगर वो फील करेगा तो सिंपल बात है उसको इसके ऑपोजिट में क्या देना पड़ेगा? एक इम्पैक्ट देना पड़ेगा। तो वो इम्पैक्ट कितना देगा? न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से इक्वल एंड ऑपोजिट। तो सेम ये फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट उस फोर्स के इम्पैक्ट के बेस पर अपने तरफ से भी उतना ही इम्पैक्टफुल फोर्स लगाएगा, जो कि क्या होगा? इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और ये अपने तरफ से फोर्स लगाएगा। मतलब ये फोर्स किसके द्वारा लग रहा है? ऑब्जेक्ट बी के द्वारा। तो ऑब्जेक्ट बी
जो फोर्स एक ह्यूमन उसके ऊपर इम्प्लाई कर रहा है उसी के ऑपोजिट में क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है। तो जो फोर्स लग रहे हैं उनका डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन जो इक्वल फोर्सेस है वो तो दोनों के लिए सेम ही है ना। इंसान द्वारा दिया जाने वाला फोर्स और ऑब्जेक्ट द्वारा दिया जाने वाला फोर्स दोनों इक्वल है। अगर इनमें से कोई एक फोर्स, अगर कोई भी एक फोर्स ज्यादा या तो कम होता तो यहां पर क्या होता, ब्रेक हो जाता लॉ ऑफ ब्रेकेज। कैसा मतलब, वो इम्पैक्ट मूवमेंट में आ जाता, वो इम्पैक्ट क्या हो जाता, मूवमेंट में आ जाता, रिएक्शन में, मतलब ये बॉडी इसके साथ मूव करने लगता। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, इसके तरफ ये रिएक्शन दे रहा है, लेकिन इसका रिएक्शन, एफबी का रिएक्शन इतना है ही नहीं कि वो एफ पे को रोक सके। तो जब कहीं पे बॉडी पे देखते हैं कि हम लोगों ने रिएक्शन फोर्स कम मिल रहा है और देने वाला फोर्स, एक्शन फोर्स ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे न्यूटन्स थर्ड लॉ तुम्हारा वैलिड नहीं हो पाता। वैलिड कब हो पाएगा, जब इक्वल एंड अपोजिट मिले। अगर इक्वल अपोजिट नहीं मिल रहा है तो वो वैलिडेशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो अगर यहां से ये समझे कि ये बॉडी जो ह्यूमन है अपने फोर्स इसके ऊपर अप्लाइड कर रहा है तो एफ ए दे रहा है। सेम चीज ऑब्जेक्ट भी जो फोर्स उसको फील कर रहा है वो क्या कर रहा है, फिर उसी चीज को रिएक्शन बेस पर किसको दे रहा है, ह्यूमन के दे रहा है। तो इसके वजह से क्या होगा, नहीं ये इसको क्या कर पाएगा, डिस्प्लेस कर पाएगा, और नहीं ये मूव कर पाएगा। मतलब दोनों अपने स्टैटिक पोजीशन पे ही रहेंगे। तो इसके बेस पर क्या देखने को मिलेगा कि एफ ए का रिएक्शन एफ बी के ऑपोजिट रिएक्शन के इक्वल है। एफ ए का एक्शन एफ बी के ऑपोजिट रिएक्शन के इक्वल है। और अगर इक्वल नहीं है तो मतलब मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट करेगा तो मतलब इक्वल नहीं होने की वजह से तो लॉ वैलिड ही नहीं ना करेगा। अगर इक्वल नहीं रहेगा तो लॉ वैलिड नहीं करेगा। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ होने के लिए दोनों का इक्वल होना जरूरी है, और दोनों का अगर इक्वल होना जरूरी है तो दोनों का इम्पैक्ट, दोनों का सिचुएशन भी दोनों जरूरी है। अगर एक बॉडी मूव नहीं करे तो दूसरे बॉडी को मूव नहीं होना पड़ेगा, एक बॉडी मूव करे तो दूसरे बॉडी को भी मूव करना पड़ेगा। और अगर एक बॉडी रेस्ट पे और दूसरा बॉडी मूव करेगा तो वहां पर ये चीजें वैलिड नहीं हो पाएंगी। ये बात आपको अच्छे तरह समझना है। तो यहाँ पे अगर ये देख सके तो एफ ए अगर एफ बी के इक्वल नहीं रहा तो ये थर्ड लॉ वैलिड नहीं करेगा। मतलब कि एफ ए को एफ बी के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी ये लॉ वैलिड कर पाएगा। तो अगर इस बेस पे देखें तो एफ बी को अगर इधर लेकर आओ, एफ बी को इधर लेकर आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो एफ ए प्लस एफ बी इक्वल टू क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। एफ ए प्लस एफ बी इक्वल टू क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। मतलब कि नेट फोर्स एक्टिंग ईच अदर वो क्या हो जा रहे हैं, नल हो जा रहे हैं। नेट फोर्स एक्टिंग ईच अदर मतलब एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स दे रहे हैं उनका इम्पैक्ट कहीं नहीं देखने को मिल रहा, मतलब कि वैल्यू जीरो हो जा रहा है। अगर उनका इम्पैक्ट देखने को मिलता, मतलब अगर इस बॉडी का फोर्स ज्यादा रहता इसके कंपैरिजन में तो ये बॉडी मूव करता तो फोर्स का वैल्यू कुछ आता, या तो बी का वैल्यू ज्यादा रहता एक कंपैरिजन में तो बॉडी मूव करता तो भी तुम्हें कुछ वैल्यू देखने को मिलता। तो ये वाला कंडीशन जीरो नहीं हो पाता, बट यहाँ पे जीरो हो रहा है। मतलब क्या, दोनों का वैल्यू क्या है, सिमिलर है, मतलब बॉडी कहीं मूव नहीं करेगा। मतलब नेट फोर्स दोनों बॉडीज के द्वारा, नेट फोर्स दोनों बॉडीज के द्वारा एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे हैं, जीरो। दोनों फोर्स क्या हो रहा है, नेट क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है एक दूसरे के ऊपर। तो ये बात ध्यान रखना, एफ ए प्लस एफ बी इक्वल टू जीरो। तो नॉर्मली यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि फोर्स जो हम लोग दे रहे हैं वो कंजर्व हो जा रहा है। यहाँ पे फोर्स क्या हो जा रहा है, कंजर्व हो रहा है। ये कंजर्व जो फोर्स हो रहा है किस बेस पे कंजर्व हो रहा है, मोमेंटम के बेस पर। यहाँ पे जो फोर्स कंजर्व हो रहा है वो किस आधार पे हो रहा है, किस बेस पे हो रहा है, मोमेंटम के आधार पर। अगर इस चीज को आपको समझना है तो सिंपल न्यूटन के सेकंड लॉ को अगर आप याद रखें तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए मतलब ये वाला फोर्स दे देगा, प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बी क्या दे देगा, उसका फोर्स दे देगा, प्लस टू जीरो। अब डीपी ए प्लस डीपी बी, dt कॉमन होकर उधर चल जाएगा तो जीरो हो जाएगा। अब दोनों डिफरेंशिएशन है तो दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो dpa प्लस dpb जीरो का इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, pa प्लस ये क्या हो जाएगा, pb, और जीरो का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट। मतलब कि जो हमारा मोमेंटम होगा
वो एक कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा और कंजर्व्ड रहेगा। इस बेस से हमें समझ में आता है तो मोमेंटम चेंज नहीं होने वाला। यही चीज हमें क्या प्रोवाइड करता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अगर ध्यान दिया जाए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिना सेकंड लॉ के कुछ नहीं है। तो थर्ड लॉ इसका मेन कंसीक्वेंस है, लेकिन सेकंड लॉ के बेस पर इसका इम्पैक्ट है, क्योंकि हम लोग जो मोमेंटम को कंजर्व करवा रहे हैं तो मोमेंटम सेकंड लॉ के द्वारा दिया गया है और थर्ड लॉ में तो फोर्स का इक्वल पेयर के बेस पर बताया गया है। इसलिए थर्ड लॉ का क्या है मेन काम? फोर्स के बेस पे इसको जस्टिफाई करना और कंजर्व करने के लिए मोमेंटम के लिए हमें सेकंड लॉ को इम्प्लाई करना पड़ेगा। तो मेनली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तुम्हारा थर्ड लॉ के द्वारा क्या किया गया था? एग्जामिन किया गया था, बट बेस्ड ऑन सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम के बेस पे ये दिया गया है। क्लियर? तो पी ए प्लस पी बी हमारा क्या हो जाएगा? एज अ कांस्टेंट वैल्यू। क्या हो जाएगा हमारा? एज अ कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर? तो ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो नॉर्मली इससे हमें यह समझ में आता है कि हमारा जो भी वर्क है वो हमेशा क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। हमारा क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, कहीं पे कम ज्यादा नहीं। कम ज्यादा होगा तो वहां पे न्यूटन का थर्ड लॉ क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। तो इक्वल होना चाहिए। तो इस बेस से हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या जान के रखने होंगे कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ फोर्स। मतलब ये जो लॉ है ये फोर्स के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। किसी भी तरह के फोर्सेस हो सकते हैं, चाहे ग्रेविटेशनल हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, किसी भी तरह के, उन सब में ही हमें न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड होगा। ये नहीं कि अगर हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है तो उसके लिए अलग हो जाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स से अलग हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उसके लिए अलग नहीं। इस सबके लिए सेम एक्ट करता है बिना उसके नेचर पे डिपेंड होते। सेकेंड पॉइंट, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। एक्शन अगर ये बॉडी दे रहा है तो रिएक्शन भी यही बॉडी नहीं देगा, दूसरा बॉडी देगा। अगर एक्शन रिएक्शन सेम बॉडी देगा तो सेम बॉडी के बेस पर तुमको पता ही कैसे चलेगा कि उनके बीच में तुम्हारा क्या हो रहा है? न्यूटन का थर्ड लॉ काम कर रहा है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के लिए तुम्हें दो बॉडीज का रहना जरूरी है और उन दो बॉडीज के बेस पर एक देने वाला होना चाहिए और एक उसके ऑपोजिट में काम करने वाला होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर। सो एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। अगर ये बॉडी एक्शन शो कर रहा है तो ये बॉडी रिएक्शन शो करना चाहिए। ठीक है? यहाँ पर अगर ह्यूमन तुम्हारा क्या शो कर रहा है? एक्शन। एक्शन मतलब जो काम कर रहा है, तो दूसरा बॉडी ये उसके ऑपोजिट में रिएक्शन शो करने वाला होना चाहिए। सेम बॉडी के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है? तीसरा पॉइंट, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स कैन नॉट कैंसल ईच अदर। जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। कैंसिल मतलब जीरो नहीं होंगे, नेट। जैसे कि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स ये एक दूसरे के ऑपोजिट में काम कर रहे हैं, कैंसिल नहीं कर रहे। ये इसके ऊपर काम कर रहा है, ये इसके ऊपर काम कर रहा है, काम तो कर रहा है, नेट इफेक्ट नहीं मिल रहा। यहाँ पे ये जो जीरो है इसका मतलब ये नहीं कि ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करे, नहीं, इनका इफेक्ट जीरो हो रहा है। कैंसिल करने का मतलब ये है ही, लग ही नहीं रहे, पर ये कैंसिल नहीं कर रहे, लग नहीं रहे, इनका इफेक्ट नहीं लग रहा। इनका इफेक्ट मतलब एट द फाइनल स्टेज पर इनका जो इम्पैक्ट है वो तुम्हें कुछ देखने को मिल रहा। ठीक है? अगर मैं इस बोर्ड के ऊपर अगर पुश करूं तो मैं तो पुश कर रहा हूं, फोर्स तो मेरा काम कर रहा है, एक्शन तो काम कर रहा है, रिएक्शन ये दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं ना कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है वो नहीं मिल रहा। तो इफेक्ट जीरो है लेकिन फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा। ठीक है? फोर्स कैंसिल करने का मतलब ये इक्वल टू ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे, टोटल फोर्स जीरो। टोटल फोर्स जीरो नहीं, ये फोर्स किस बेस पे जीरो हो रहे हैं? मोमेंटम बेस पे कंजर्व हो रहे हैं, इफेक्ट इनका जीरो है। क्लियर? ये बात को ध्यान रखिए। चौथा पॉइंट, नो एक्शन कैन ऑक्योर इन द एब्सेंस ऑफ रिएक्शन। अगर तुम एक्शन ही नहीं करोगे, अगर कोई देने वाला ही नहीं रहेगा तो तुमको मिलेगा कैसे कोई फोर्स? सिंपल बात है, अगर कहीं पे तुमने इम्पैक्ट नहीं डाला तो उस बॉडी से तुम्हारे ऊपर कैसे इम्पैक्ट मिल पाएगा? तो अगर रिएक्शन हो रहा है तो एक्शन होना जरूरी है। अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है मतलब एक्शन भी नहीं हो रहा है, सिंपल बात। और अगर रिएक्शन हो रहा है और एक्शन नहीं है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा, एक्शन नहीं होगा रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये चार इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि आपको न्यूटन थर्ड लॉ के बेस पर मिनिममली अपने दिमाग में याद रखना चाहिए, ताकि आप
हर एक पॉइंट के बेस पर डिस्कस करके अपना एक व्यू जनरेट कर सके सॉल्व करने में क्वेश्चंस को और समझने के। ठीक है, अब इस बेस पे हम लोगों ने समझा कि ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ है हमारा डेली लाइफ में बहुत जगह यूज होता है, हर जगह इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। तो अब इसको कैसे हम लोग देख सकते हैं वो डेली लाइफ एग्जांपल, अगर आप चेयर पे बैठते हो, सिट करते हो, तो आप उसके ऊपर बैठने का दबाव दे रहे हो, सेमली चेयर आपके ऊपर दबाव दे रहा है, इसीलिए नहीं आप नीचे की तरफ धंस रहे हो, नहीं चेयर आपको ऊपर की तरफ ठेल रहा है। आप जहां पर हो आप वहीं पर हो, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है। तो सिंपल बात है, ये क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, दूसरा चीज, अगर आप चल रहे हो तो जितना चलने के लिए आप फोर्स दे रहे हो उतना ही में वो आगे की तरफ आपको पुश कर रहा है, मतलब यहाँ पे भी क्या काम कर रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ। अगर आप पुश कर रहे हो और आप चल नहीं पा रहे हो, मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ वहां पे वर्क नहीं कर रहा है। अगर आप पुश कर रहे हो और आप अगर चल पा रहे हो तो मतलब कि वहां पे न्यूटन का थर्ड लॉ वर्क कर रहा है। सिंपल बात, इक्वल एंड अपोजिट, जितना दे रहे हो उतना आपको मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा होता वहां पे ये वैल्यू वैलिड नहीं कर पाता। मतलब कि आप जब चल रहे हो तो न्यूटन का यहाँ पे थर्ड लॉ वैलिड कर रहा है। आप जब जंप कर रहे हो तो आप इम्पैक्ट दे रहे हो, फिर आप ऊपर जंप कर रहे हो तो इम्पैक्ट यहाँ पर भी हो रहा है। जब आप स्विम कर रहे हो, तैर रहे हो, तब भी आप क्या कर रहे हो, पीछे की तरफ थ्रस्ट दे रहे हो, वो थ्रस्ट आपको आगे की तरफ पुश कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इम्पैक्ट मिल रहा है। अगर रॉकेट उड़ रहा है तो रॉकेट नीचे की तरफ थ्रस्ट दे रहा है, वो थ्रस्ट का इम्पैक्ट उसको ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, पुश करते जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, आपका न्यूटन का थर्ड लॉ वर्क कर रहा है। अगर कोई गोली से बंदूक, मतलब बंदूक से कोई गोली अगर रिलीज हो रही है तो उसकी इम्पैक्ट तो आगे की तरफ है, लेकिन बंदूक क्या होता है, पीछे की तरफ थोड़ा सेक करता है, तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, न्यूटन थर्ड लॉ वर्क कर रहा है। अगर कोई लोग बॉक्सिंग मैच आप देखते हो तो बॉक्सिंग मैच में जो लोग बॉक्सिंग करता है तो वो लोग एक बैग के ऊपर अपना क्या करता है, प्रैक्टिस करता है, तो बैग के ऊपर जब वो पंच करता है तो वो पंच का इम्पैक्ट सामने भी उन लोग को भी मिलता है, जिससे वो लोग डॉज करता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ वर्क कर रहा है। साथ ही साथ हमारा अगर कोई भी एक दीवार के अंदर आप क्या कर रहे हो, नेल को डाल रहे हो, नेल हथौड़े से किसी कील को ठोक रहे हो, तो उसके अंदर आपका इम्पैक्ट अंदर की तरफ जा रहा है, सेमली वो उसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। अदरवाइज क्या होता है, वो बॉडी के अंदर इम्पैक्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर ये नेल अंदर नहीं जा पाता किसी भी ब्लॉक के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर, मतलब कि वहां पे न्यूटन का थर्ड लॉ वर्क नहीं कर रहा। अगर आप जितना दे रहे हो वो उतना उसको फील कर पा रहे, तभी मोशन अंदर की तरफ क्या हो पा रहा है, फील कर पा रहे। मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ वर्क कर रहा है। रॉकेट लॉन्च, शूटिंग, यहाँ तक कि आप तीर धनुष देखे होंगे, बहुत जगह तीर धनुष भी होता है, तो तीर धनुष में क्या होता है, वो को टाना जाता है, तो आप क्या कर रहे हो, एक्शन क्या कर रहे हो, पीछे की तरफ, और रिएक्शन कहाँ मिल रहा है, सामने की तरफ। तो जितना आप ले रहे हो उतना ही ना वो दूर जाता है, कम लोगे कम दूर जाएगा, ज्यादा दूर लोगे तो ज्यादा दूर जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ वर्क कर रहा है। तो नॉर्मली वर्ल्ड के हर जगह पर न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे न भी कैसे वर्क करता ही रहता है, कभी डायरेक्टली तो कभी इनडायरेक्टली। लेकिन कुछ जगहों पे मैंने जैसे क्या बताया, अगर इम्पैक्ट एक्शन का ज्यादा मिल जाए रिएक्शन की तुलना में, तो वहां पे लॉ क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो जब तक इक्वल होते रहेगा तब तक न्यूटन का थर्ड लॉ वर्क कर रहा है। अगर जहां पर ये चीज ज्यादा हो जा रहा है तो वहां पे न्यूटन का थर्ड लॉ वर्क नहीं कर पाता, वहां पे न्यूटन का सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ वर्क करता है। पर थर्ड लॉ के लिए क्या चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट इम्पैक्ट चाहिए। क्लियर, तो यहाँ से ये बात समझ में आता है। अगर आप इस बात को ध्यान दें तो हमने देखा कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो न्यूटन के सेकंड लॉ से भी हमारा क्या हो रहा है, वर्किंग में आ रहा है। मतलब कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है, उसके थर्ड लॉ को भी बतलाने के लिए और उसके फर्स्ट लॉ के लिए बतलाने के लिए। इसलिए न्यूटन के सेकंड लॉ को हम लोग एज तरह से क्लासिकल लॉ ऑफ न्यूटन या द रियल लॉ ऑफ न्यूटन भी कहते हैं, क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ से ही हम लोग क्या डिफाइन कर पा रहे हैं, ऑपोजिट एक्टिंग ऑफ फोर्सेस ऑन बेसिस ऑफ देयर मोमेंटम, ये भी पॉसिबल। साथ ही साथ फर्स्ट लॉ को भी हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर इम्पैक्ट फोर्स का लगेगा तभी तुम्हारा क्या दिख रहा है, बॉडी में चेंजेस आ रहा है। इम्पैक्ट फोर्स का नहीं लगेगा तो बॉडी में चेंजेस नहीं आ रहा है। तो ये भी तुम्हारा सेकंड लॉ से डिफाइन हम लोग करके देख चुके हैं। तो न्यूटन का सेकंड लॉ एक बिग रोल क्या करता है, इम्पैक्टफुल करता है, और उससे हम लोग फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को भी क्या कर सकते हैं, प्रूव किया जा सकता है। तो यहां तक हमने समझा कि न्यूटन के तीनों लॉ किस तरह काम करते हैं, किस तरह एक्ट करते हैं, इनका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। थ्योरेटिकल बेस पे इसको जितना अच्छे तरीके से जानने का हम लोग कोशिश कर सकते थे, कोशिश किए। अब इसके कुछ इम्पैक्टफुल पॉइंट्स
जो कि हमारे लिए न्यूमेरिकल बेसिस और साथ ही साथ थ्योरेटिकल को और अच्छा से डीप डाइव करने में काम आने वाले हैं। वो हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में जाके अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल बेसिस के लिए और क्या लॉज ऑफ मोशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें स्टडी करनी चाहिए। ठीक है।